नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके कुछ की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज उसी लेक्चर सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हुए कुछ अटमोस्ट ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अक्सर बच्चों का सवाल यही होता है कि सर किस टॉपिक्स को हमें कवर करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस एरिया पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें समझ में नहीं आता है। अब जनरली जो मैंने भी फील किया है, जो अलग-अलग स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, वो यही कहते हैं कि सर हम एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं या लास्ट ईयर के हम जो भी मेंस के हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको एक बार हम रिव्यू करते हैं, उसके आधार पे हम बेरेक्ट से तैयारी करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। देखिए, ठीक है, वो भी एक तरीका है, लेकिन अब कंपटीशन का पैटर्न बदल गया है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि लास्ट ईयर्स के पीवाईक्यूज हो गए, ठीक है, या फिर मेंस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं लास्ट ईयर्स के, उनके आधार पर हम अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन अब ये सारी स्ट्रेटेजी बदल चुकी है, सारा पैटर्न बदल चुका है, क्योंकि कंपटीशन अब टफ हो गया है। ठीक है, तो बदलते पैटर्न के साथ आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसे हमें ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मेरी वॉइस कैसी है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे आप जरूर बता देंगे। वीडियो क्वालिटी कैसा है, यह भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए, सबसे पहले जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, इसको लेकर बहुत ज्यादा डाउट में बच्चे रहते हैं। न्यू क्रिमिनल लॉ, पहले देखिए, इसको आराम से समझिए। न्यू क्रिमिनल लॉज जो है, किसी भी चीज में आपको हड़बड़ी नहीं लेनी। न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है, न्यू क्रिमिनल लॉज। तो सबसे पहले है आपका BNS 2023, ठीक है। फिर है BNSS 2023, है ना। उसके बाद है BSA 2023, यही है, ठीक है। ये हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, न्यू क्रिमिनल लॉ। तो सबसे पहले तो आपको इनका नाम जानना जरूरी है। न्यू क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है, किसको रिप्लेस किया? आखिर कौन सा कानून था जिसको रिप्लेस करके नया कानून आया था? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। उसके बाद BNSS किसको रिप्लेस करके आया? तो यह आया आपको CRPC को रिप्लेस करके आया, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह किसको रिप्लेस किया? तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट इसको रिप्लेस किया, यही है ना। आईपीसी को किसने रिप्लेस किया? आईपीसी ओल्ड पीनल लॉ था, ठीक है ना, इसमें पनिशमेंट की बात होती, सजा की बात होती थी। भारतीय दंड संहिता, ठीक है, क्या था यह? भारतीय दंड संहिता था ना, भारतीय दंड संहिता था। अब इसको रिप्लेस किया, ठीक है, किस क्या रिप्लेस किया? तो यह रिप्लेस किया, बीएनएस ने रिप्लेस किया, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। वहीं सीआरपीसी की बात करें, ठीक है, तो सीआरपीसी को किसने रिप्लेस किया? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 ने रिप्लेस किया, ठीक है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको किसने रिप्लेस किया? तो उसको रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिप्लेस किया, ठीक है। किसने किया रिप्लेस? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिप्लेस किया, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो है ये 3 कानून की हमने बात की, ठीक है। अब इसमें पहले तो आप जान लिए कि किस कानून को किस कानून ने रिप्लेस किया। आईपीसी था पहले, आईपीसी को रिप्लेस करके क्या आ गया? बीएनएस आ गया। सीआरपीसी था पहले, ओल्ड क्रिमिनल लॉ, अब ये प्रोसीजर लॉ, नया प्रोसीजर लॉ का बीएनएसएस आ गया, ठीक है। वहीं अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की मैं बात करूं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने रिप्लेस किया? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिप्लेस किया। तो पहला सवाल तो ये बन गया। अब थोड़ा सा और इसमें ऐड करते हैं। अब सबसे पहले देखना है इनका एक्ट नंबर क्या है, ठीक है। कोई भी कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है, उसका एक एक्ट नंबर होता है। इससे भी आपसे सवाल पूछा जाएगा।
तो आईपीसी का एक्ट नंबर याद कीजिए, इसका एक्ट नंबर क्या था? इसका एक्ट नंबर था 45। क्या था? 45, 45। ठीक है। तो आईपीसी को किसने रिप्लेस किया? आईपीसी की जगह कौन सा कानून आया? तो आईपीसी की जगह आया बीएनएस आया। क्या आया? बीएनएस आया। आया ना? तो यह जो बीएनएस है, इसका भी एक्ट नंबर जो है, इसका जो एक्ट नंबर है, यह भी क्या है? यह भी 45 है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एक्ट नंबर एक बराबर है ना, एक बराबर हो गया। अब सीरियल वाइज आ जाइए। 45 के बाद क्या होता है? दिमाग मत लगाइए। 45 के बाद 46। ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत टफ तो नहीं लग रहा है ना। 45 के बाद 46। ठीक है। 46 के बाद आ जाओ 47। आप 47। चलिए, अब बीएसए का हो गया इधर, बीएनएसएस का भी हो गया, और बीएनएस का भी हो गया। तो बीएनएस का क्या? भारतीय न्याय संहिता का एक्ट नंबर 45। दिमाग कैसे ट्रिक लगाइएगा? आईपीसी था, आईपीसी का भी एक्ट नंबर 45 था। तो इसको जो बदलकर इसके जगह जो कानून आया बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसका भी एक्ट नंबर 45। दोनों के एक्ट नंबर एक बराबर हो गए। हो गया, कहानी खत्म। उसका थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। 45 के बाद 46। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, सीआरपीसी को जो रिप्लेस किया है, नया कानून आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसका एक्ट नंबर क्या है? सीरियल में आ जाइए, 46 हो गया। 45 के बाद 46। ठीक है। अब 46 के बाद 47 नंबर पे आ जाइए। किस पर आ जाइए? 47 पे। तो 47 क्या है आपका? तो 47 हो गया आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सिक्वेंस हो गया, 45 में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, 46 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और 47 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बातें समझ में आ गई? चलिए, अब है कि यह जो कानून है, ठीक है, इस कानून का डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? ठीक है, इसका जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है क्या है? डेट ऑफ इनेक्टमेंट। ठीक है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट नंबर 1 पहला चीज। ठीक है, और दूसरा चीज डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अब यह दो बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। एक्ट नंबर तो समझ लिया, अब ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? डेट ऑफ इनेक्टमेंट, और दूसरा चीज डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या होता है? जिस दिन इस कानून को मंजूरी मिली। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले क्या होता है? उसको लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस। दोनों सदनों से जब कोई कानून पास हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसको राष्ट्रपति से हमें मंजूरी मिलती है, उस कानून को, उनके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, जिस दिन किसी भी कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है? वह हमारा कानून फिर प्रभाव में आ जाता है। बस उसकी एक डेट होती है, ठीक है, कि किस दिन से लागू होगा, एक डेट उसमें डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? वो कानून बन जाता है। तो कानून कैसे, कब बना? उसी को कहा गया इनेक्टमेंट। डेट ऑफ इनेक्टमेंट का मतलब हुआ कि जो ड्राफ्टिंग हुआ वो, ठीक है, तो वो कानून कब बना? तो कानून बना हुआ 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, मंजूरी कब मिला इस कानून, तीनों कानून को? इस तीनों कानून का, यह जो तीनों कानून है, बीएनएस, फिर बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस तीनों कानून का जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, यानी किस दिन इसको मंजूरी मिली, इसको मंजूरी, तीनों कानून को एक ही दिन मंजूर मिली। मंजूरी कब मिली? 25 दिसंबर। यह ध्यान रखिएगा, यह जो डेट है 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को इस जो है तीनों लॉ को, ठीक है, ये जो तीनों लॉ है ना, इन तीनों लॉ को 25 दिसंबर को क्या मिला? मंजूरी मिला। ठीक है, इस तीनों कानून को, ये जो तीनों कानून है, इसको कब मंजूरी मिला? 25 दिसंबर को मिला। कब मिला? तो 25 दिसंबर को मिला। ठीक है, 25 दिसंबर को। उसके बाद फिर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, लागू कब से हुआ ये कानून? मंजूरी तो मिल गया 25 दिसंबर को, अब लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1 जुलाई 2023
24 कब हुआ? तो ये डेट ऑफ क्या है? इन्फोर्समेंट। ठीक है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या हुआ? तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट हो गया आपका, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है आपका? तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, क्या है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है आपका 1 जुलाई। क्या है? 1 जुलाई। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है आपका? 1 जुलाई। क्या है? 1 जुलाई, है ना? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है आपका? 1 जुलाई। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या हो गया आपका? 1 जुलाई हो गया। 1 जुलाई, 1 जुलाई 2024। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 3 नए क्रिमिनल लॉज को तो हमने देख लिया कि कब इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट हो गया। ठीक है, नाम पहले तीनों कानून के नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम। डेट ऑफ इनेक्टमेंट भी हमने देख लिया, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी देख लिया, है ना? तो ये कुछ की फंडामेंटल चीजें थी इस कानून को लेकर। अब कुछ सवाल और उठते हैं इस कानून को लेकर। ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने आपके लिए पीपीटी बनाया हुआ है ताकि चीजें आपको अच्छे से विजुलाइज हो। मैं कहा ना कि कॉन्सेप्ट जब आप समझेंगे तो फिर आपको चीजों में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, एक बार सिर्फ आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझना है, बस। आप जिस दिन कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए, कानून का नाम क्या है? मैंने पहले ही कहा कि कानून का नाम आपको जानना जरूरी है। तो ये क्या नाम क्या है? स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेलिंग भी पूरा ध्यान रखिएगा। नाम क्या है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, इन शॉर्ट BNSS। इन शॉर्ट क्या कहिएगा इसको? इन शॉर्ट क्या कहिएगा इसको? BNSS कहिएगा। क्या कहिएगा? या इन शॉर्ट BNSS हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए, BNSS हो गया इन शॉर्ट, है ना? अब यहाँ पर जो आपका यह जो कानून है, इसमें आज हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 1 और 2 को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1-2 से कवर करने से पहले एक देख ले कि आखिर यह कानून जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, यह जो कानून बना ना, तीनों कानून की मैं बात बता दूं, तो अभी हम लोग BNSS पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा CRPC था या IPC था या इंडियन एविडेंस एक्ट था, वह बेसिकली क्या था कि अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ था। तो उस समय और परिस्थिति के हिसाब से उस कानून को बनाया गया था। लेकिन अब बहुत सारी चीजें में बदलाव हो गया, चीजें बदल गई। ठीक है, तो आज के इस पूरे लेक्चर में उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचर एंड स्कोप। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, इसका नेचर एंड स्कोप समझेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, देखिए, जो आपका BNSS है, यह क्या है? तो यह प्रोसीजर लॉ है। क्या है यह? बेसिकली क्या है आपका? प्रोसीजर लॉ है। BNSS क्या है? यह आपका प्रोसीजर लॉ है। ठीक है, तो यह बेसिकली क्या हो गया? BNSS क्या है आपका? ये प्रोसीजर लॉ है। पहली बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द BNSS। ठीक है, यह जो कानून है BNSS, इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, सबसे पहला है इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, सबसे पहले बात क्या है? इसका पर्पस क्या है?
तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस, पहला पर्पज ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होता है, ट्रायल होता है, यह पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी में पढ़ते थे ना हम लोग, तो वही सीआरपीसी की जगह भी ये नया कानून है, बीएनएसएस। क्या है? बीएनएसएस है। तो इस नए कानून में क्या है कि हम लोग सारे प्रोसीजर्स को पढ़ेंगे, जैसे ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, ठीक है, एक्यूटल है, कन्विक्शन है, यह पूरा प्रोसीजर जो है यहाँ पर कवर होता है। इसलिए इसको कहा गया है, बीएनएसएस को कहा गया कि इट्स अ प्रोसीजर लॉ। क्या है यह प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। उसके बाद फिर यह जो कानून है, ठीक है ना, यह जो कानून है, इस कानून को कब मंजूरी मिली, ये तो हमने पढ़ाई, इस कानून को मंजूरी कब मिली, ठीक है, कब यह कानून जो है ये अस्तित्व में आता है, ठीक है, यह सारी चीजें हमने देखी। तो यह जो लॉ है, ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो बीएनएसएस है, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, इसका एक्ट नंबर हमने बताया कि एक्ट नंबर क्या है, 46 है ना। लेकिन यह कानून अकेला नहीं आया था, इसके साथ साथ क्या आया था, तो बीएनएस आया था, ठीक है, उसके बाद क्या आया था, तो बीएसए आया था। तो वही वाली बात है, इसका एक्ट नंबर क्या है, इसका एक्ट नंबर, सबसे पहले बीएनएस देखते हैं, तो बीएनएस का एक्ट नंबर क्या है, तो 45 है। क्या है? 45 है। फिर बीएनएसएस का क्या है, तो 46 है, जो भी मैंने आपको बताया था। और बीएसए का क्या है, तो 47 है। तो ये एक्ट नंबर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसका एक्ट नंबर आपको बेसिकली ध्यान में रखना है ना। अब यह जो कानून है, ठीक है, यह जो कानून है, इसको मंजूरी कब मिली थी, ठीक है, यानी कि इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट, ठीक है, इसका टाइमलाइन, डेट ऑफ इनेक्टमेंट सबसे पहले, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। देखिए, किसी चीज को जब बार बार आप देखिएगा ना और उसको समझिएगा, तो वो चीजें आपके माइंड में सेट होगी। इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने इस तरीके से आपके लिए पीपीटी को तैयार किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट जो है उनसे कब मंजूरी मिली, यही कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट। जो प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, इनसे जो मंजूरी मिलती है एसेंट को, इसी को कहते हैं इनेक्टमेंट, ठीक है, इनेक्टमेंट। यानी कि मंजूरी कब से मिली, इस कानून को मंजूरी कब से मिली, मंजूरी कब से मिली, ठीक है। तो इस कानून को मंजूरी कब मिला, तो इस कानून को मंजूरी मिला आपको 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी मिली, ठीक है। और ठीक इसी दिन दो और कानून को मंजूरी मिली, जो बताया था मैंने, बीएनएसएस को मंजूरी मिला, फिर बीएनएस को मिला, और बीएसए को मिला। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को भी मिला एक नंबर, दूसरे नंबर पर भारतीय न्याय संहिता को भी मिला, और तीसरे नंबर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी मिला। कब मिला, तो 25 दिसंबर 2023 को मिला। अब इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, यह लागू कब से हुआ, यह लागू कब से हुआ, यह कानून लागू कब से हुआ, तो कब से हुआ, तो यह हुआ 1 जुलाई। कब से हुआ, 1 जुलाई से हुआ, ठीक है। कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई से लागू हुआ, ठीक है। देखिए, यह कानून जो लागू हुआ कब से हुआ, 1 जुलाई से हुआ। कब से हुआ, 1 जुलाई से हुआ। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से यह लागू हुआ। कब हुआ, लागू कब से हुआ, लागू हुआ 1 जुलाई, 1 जुलाई 2024 से यह कानून लागू हुआ, ठीक है। इससे एकदम सवाल बनेगा, मैंने कहा ना, मैं उसी एरिया से, इसलिए ध्यान से देखिएगा, मैं उसी एरिया को कवर करूंगा जिससे कि आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ भी आपको क्वेश्चन आएगा, यहाँ भी आपको क्वेश्चन आने वाला है, इस बात को देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है आपका, अब थोड़ा सा और इसके कुछ की जो फंडामेंटल्स हैं उसको हम लोग अब यहाँ देखते हैं। देखिए, यह जो संहिता है यह लागू कहाँ कहाँ होगा, तो यह पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, पूरे देश में लागू होगा, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, वह क्या है यह बता देता हूँ कि जो ये संहिता है इट शैल अप्लाई थ्रू आउट इंडिया, पूरा है, लेकिन कुछ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ, ठीक है, सर्टेन कुछ प्रोविजंस है इस संहिता के, इस कानून के, ठीक है, जो कि चैप्टर क्या आपका, चैप्टर 9, 11 और 12, ठीक है, चैप्टर 9 और 11 और 12 वह क्या है, लागू नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, चैप्टर 9, 11 और 12 यह 3 चैप्टर हैं, यह लागू नहीं होंगे। कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे, तो इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है, और ट्राइबल एरियाज। तो नागालैंड तो हम लोग समझ गए कि नागालैंड एक स्टेट है, वहां लागू नहीं होगा। कौन सा, तो यह जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 9, 11 और 12 है, यह लागू नहीं होगा। ठीक है, अब ये चैप्टर है क्या, तो ये चैप्टर बेसिकली डील करता है आपका पब्लिक पीस, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस, ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, इसको लेकर यह करता है, जो शांति भंग न हो इससे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, इन सारी चीजों से रिलेटेड ये चैप्टर है आपके। ठीक है ना, कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना, ठीक है, शांति कहीं भंग न हो, इसको लेकर होता है। तो यह है आपका चैप्टर 9, 11 और 12। तो यह जो 3 चैप्टर हैं, ये जो 3 चैप्टर हैं, यह लागू नहीं होंगे। कहाँ, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होंगे, यही बात कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, यह जो है बेसिकली क्या है कि प्रोविजंस अंडर BNSS, ठीक है, जिसमें कि चैप्टर 9, 11 और 12 है, यह मैंने बताया था कि नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं अप्लाई होंगे। तो यह जो ट्राइबल एरिया है ये क्या है, पहले इसको हम लोग समझना होगा। ठीक है, ट्राइबल एरिया बेसिकली क्या है आपका, इसको समझना होगा। तो देखो, ट्राइबल एरिया क्या है, ट्राइबल एरिया बेसिकली रिफर्स टू द, क्या है, जो आसाम है, ठीक है, आसाम राज्य है उसके ट्राइबल एरियाज हैं। ठीक है, और यह जो 6th शेड्यूल है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है, उसके पैराग्राफ 20 में इसको बताया गया है कि वह कौन कौन से एरिया हैं, ठीक है, जो कि आपके ट्राइबल एरियाज में आएंगे। ये जो ट्राइबल एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि नागालैंड से तो समझ में आ गया कि नागालैंड में लागू नहीं होगा सेक्शन 9, 11 और 12, लेकिन जो ट्राइबल एरिया है वह कौन से एरिया है जिनको ट्राइबल एरिया हम समझेंगे, तो आसाम का है। आसाम का जो इलाका है, कौन सा इलाका आसाम का, जिसको कि 6th शेड्यूल के, यह जो 6th शेड्यूल है, ठीक है, 6th शेड्यूल के 6th शेड्यूल, ठीक है, 6th शेड्यूल किसका, ये 6th शेड्यूल कहाँ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। कहाँ है, तो हमारे संविधान में दिया हुआ है 6th शेड्यूल। ठीक है, तो 6th शेड्यूल के पैराग्राफ 20 में, ठीक है, पैरा 20 में कुछ एरिया दिए गए हैं। कब, तो 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को कुछ एरिया आसाम के हैं जिनको कि शामिल किया गया ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, और उन ट्राइबल एरियाज के साथ साथ नागालैंड का जो राज्य है, वहां पर जो चैप्टर क्या है, चैप्टर 9, 11 और 12, यह 3 चैप्टर जो है पब्लिक पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, जो शांति होती है भंग होती है, उससे संबंधित यह चैप्टर्स हैं, वह लागू नहीं होंगे। कहाँ लागू नहीं होंगे, तो यह लागू नहीं होंगे हमारे नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, बस यही बात कही गई है यहाँ पर। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पार्ट में। देखिए, जो हमारा डेफिनेशन पार्ट है ना, वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। क्योंकि देखिए, कोई भी जब नया कानून बनता है ना, तो उसके पीछे उद्देश्य होता है।
ठीक है, कि वो जो नया कानून है आखिर बनाया क्यों गया? खाली सिर्फ नाम तो चेंज नहीं किया गया है, ठीक है? तो क्यों ये नया कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ओल्ड क्रिमिनल लॉ था बहुत पुराना था, ठीक है? जो अंग्रेजों के वक़्त का कानून था, उसमें बहुत सारी खामियाँ थी। अमेंडमेंट हुए, लेकिन अमेंडमेंट काफ़ी नहीं था, कितना अमेंडमेंट कीजिएगा? तो आवश्यकता हुई कि नहीं, नए कानून को बनाया जाए। तो जो पहला डेफिनिशन है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इसी में समझ में आपको आ गया होगा। यह सीआरपीसी में नहीं था, ठीक है? आईटी एक्ट आने के बाद बहुत सारा सुधार हुआ, ठीक है? लेकिन फिर भी कितना आप अमेंडमेंट कीजिएगा, चीज़ें जो है पज़ल की तरह लग रही थी, ठीक है ना? तो वहाँ पर क्या हुआ कि फिर हमने एक नया कानून ही हमने बना दिया, ठीक है? तो पहला जो डेफिनेशन है वो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन 2A, ठीक है? सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मोबाइल हो गया, ये जैसे मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है? ये मोबाइल है, तो यह भी आपका किस में आ गया? देखिए, मोबाइल फ़ोन से यहाँ लिखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन है, पहला ही टर्म है। देखिए, मोबाइल है, तो मोबाइल भी आपका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आता है। और ऑडियो कैसे? आप किसी को कॉल लगा रहे हैं तो ऑडियो है, आप किसी को वीडियो कॉल पे देख रहे हैं। अब जैसे मैं क्लासेस आपके ले रहा हूँ, तो जो चीज़ कैमरा के फ्रेम में आ रहा है उसको मैं किससे, इस रिमोट से एडजस्ट कर रहा हूँ, रिमोट मिला हुआ है। तो क्या है ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है ना? तो ये सब कुछ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आता है। आपका कंप्यूटर हो गया, सामने मेरे कंप्यूटर वहाँ रखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सारा चीज़ साफ-साफ कि प्रॉपर फ्रेम में। मुझे कैसे पता चल रहा है? मुझे कैसे देख तो आप इसको आप देखेंगे, तो मुझे कैसे अभी कैसे पता चल रहा है? तो ये टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है सामने रखा हुआ है, सर्वर है पूरा वहाँ पे सामने, वहाँ पे पूरा दिख रहा है ना? तो ये क्या है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऐसे कनेक्ट कीजिए। क्यों होता है? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अभी डिजिटल बोर्ड है, इसके माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपसे कर सकता हूँ, कंप्यूटर से कर सकता हूँ, मोबाइल से कर सकता हूँ, होता है ना? तो बहुत कोई कैदी है, ठीक है, वो जेल में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका क्या होगा? उसका ट्रायल होगा, ठीक है? उसके बाद मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनेक्ट हो सकता है। ऐसे करके, ठीक है? इसमें दिया भी हुआ, देखिए, आ गया ना? रिकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा। कोई एक्यूज्ड है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या कहाँ से होगा? तो यही थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारे डॉक्यूमेंटिंग सर्च है, सीजर ऑपरेशन है। अब ये डॉक्यूमेंट कैसे? डॉक्यूमेंट तो कहेगा सर दस्तावेज। देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, इसलिए तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात हुई है। अब मेरे कंप्यूटर में कोई पीडीएफ फाइल है, ठीक है? या मेरे मोबाइल में कोई पीडीएफ फाइल है ना? या फिर कोई वर्ड में है, या कोई पीपीटी फाइल है, तो ये सब क्या है? यही तो दस्तावेज ही तो है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है ना? तो ऐसे कनेक्ट कीजिएगा, तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। तो पहला डेफिनेशन जो हो गया वो क्या हो गया? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन 2A में, ठीक है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब वही दूसरा जो सेक्शन है इसी से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अच्छा, जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आपको लगेगा कि सर ये तो दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, इसमें अंतर क्या है? देखिए, कानून जो होता है ना, कानून के लिए कहा जाता है कि कानून हर छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उनको भी कवर करता है, ठीक है? ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना हो। ये कानून बना ही इसीलिए, इस कानून की जो पूरी ड्राफ्टिंग हुई है, यह इसीलिए बना है ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, है ना? अब ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, इसमें भी वही चीज है, मोबाइल ऑडियो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यहाँ तो डिवाइस की बात कही गई है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है, मीन्स का मतलब क्या हो गया? देखिए, ऑडियो वीडियो यहां भी दिया है, ऑडियो वीडियो यहां भी, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना? और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ ऑडियो वीडियो मतलब यहाँ डिवाइस की बात कही गई। डिवाइस मतलब मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना? ये सारी चीजें हैं। और अगर मोबाइल फोन हो गया, लेकिन यहाँ पर डिवाइस की बात कही गई है, और यहाँ पर माध्यम क्या होगा, ठीक है ना? जैसे थ्रू ऑडियो होगा, पिक्टोरियल, ठीक है, यानी थ्रू इमेज होगा या वीडियो होगा, ठीक है? अब यहाँ पे डिवाइस आता है, यही डिवाइस कौन सा? ऑडियो वीडियो जो डिवाइस की हमने बात किया था, हमने ऑडियो वीडियो डिवाइस की बात किया था, वही ऑडियो वीडियो डिवाइस आपका यहाँ पर आ गया कि इसमें टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, ठीक है, कैमरा है। इसके थ्रू
जो कम्युनिकेशन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये आपका डिफाइन कहाँ है, तो सेक्शन 2I में डिफाइन है ना। यह आपका सेक्शन क्या है, तो सेक्शन यह है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में सेक्शन 2A है, और यह आपका सेक्शन 2I में डिफाइन है, ठीक है। यह जो है 2I में डिफाइन है, और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपका डिफाइन है सेक्शन 2A में डिफाइन है ना। लेकिन इसको लेकर जो समय समय पर, ठीक है, समय समय पर जो बदलाव होगा वह किसको पावर है, तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या है, ये भी पीटी में पूछा जाता है, यह किसको पावर दिया गया है, तो राज्य सरकार को। किसको, राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी राज्य सरकार को यह अथॉरिटी दी गई है कि समय समय पर इस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीन्स जिसकी बात किए हैं उसमें अगर कुछ और चीज इसमें शामिल करना है तो वह राज्य सरकार कर सकती है। यहाँ राज्य सरकार कर सकती है। और यहाँ पर आ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, तो इससे रिलेटेड समय समय पर अगर राज्य सरकार कोई चीज इसमें शामिल करना चाहती है, अभी तो चीजें दी गई हैं कि मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, पिक्टोरियल है, ठीक है, कोई अगर इमेज है ना, कोई वीडियो मैसेज है या कोई ऑडियो है, उसके अलावा भी समय के हिसाब से अगर कुछ इसमें बदलाव करना है, इसलिए इसके देखिए इसमें एक स्पेस, एक जगह दे दिया गया है, ठीक है। तो ये वाइड कॉन्सेप्ट है, इसका रूप बहुत व्यापक है। तो इसमें किसको अथॉरिटी दिया गया है, इसको पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है ना, यानी केंद्र सरकार को दिया गया है, ठीक है। तो यह आपसे पूछा जाएगा, यह भी सवाल बनता है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में राज्य सरकार को पावर दिया गया कि समय समय पर इसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से इसमें बदलाव कर सकती है, ठीक है, इसमें जो भी नियम बनाना है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के लिए। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें सेक्शन 2I में, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए बेल, यह जो बेल है ना, बेल को सीआरपीसी जो था आपका ओल्ड प्रोसीजर लॉ, इसमें डिफाइन नहीं किया गया था। ना बेल को डिफाइन किया गया था, ना बेल बॉन्ड को डिफाइन किया गया था, और ना ही इसमें बॉन्ड को डिफाइन किया गया था, डिफाइन ही नहीं किया गया था। अब जैसे देखिए, अभी मुझे जैसे इसको जूम करके बड़ा करना है, तो यह कैसे है, ये क्या आपका टेक्नोलॉजी है, ये बड़ा हो गया पूरा फ्रेम। तो ये क्या हो गया, यही हो गया आपका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो सेक्शन 2A में पढ़ा। इस रिमोट से लिया और मैंने क्या किया, इसको बड़ा कर लिया। ये सारी चीजें हैं। तो चीजों को कनेक्ट करके पढ़िए, कनेक्ट करके पढ़िएगा तो चीजें आपको समझ में बहुत आसानी से आएंगी। अब देखिए बेल की बात करते हैं, तो बेल कहाँ डिफाइन है, तो देखिए 2A में क्या डिफाइन था, सेक्शन 2A में तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स था, है ना। 2A के बाद क्या था, सेक्शन 2B, 2B में क्या डिफाइन है, तो बेल डिफाइन है। 2B में क्या डिफाइन है, बेल, तो बेल डिफाइन है। 2B के बाद क्या था, 2C, तो 2C को छोड़ दीजिए। 2C हम लोग बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दिया हुआ है 2C में, तो 2C को स्किप करिए और आ जाइए 2D में। 2D में क्या डिफाइन है, तो 2D में डिफाइन है बेल बॉन्ड, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बेल बॉन्ड, है ना। और 2E में क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड लिखा हुआ है। चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है। अमर अकबर एंथनी, बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। तो देखिए बेल क्या है, तो बेल इज नथिंग बट रिलीज ऑफ एक्यूज्ड। जो एक्यूज होता है उसको रिलीज किया जाता है, उसको अभी बरी नहीं किया गया है, उसको अभी सजा नहीं दिया गया है, नहीं उसको बाइज्जत बरी किया गया, उसको अभी छोड़ा गया है, कंडीशन पर छोड़ा गया है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, उसी कंडीशन को कहते हैं बेल और उसी को कहते हैं जमानत, ठीक है। तो यहां पर दो लोग आते हैं, किसको रिलीज कर सकते हैं, तो नंबर 1 पर क्या है, तो एक्यूज्ड है, नंबर 1 पर एक्यूज्ड है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पर क्या है, जो सस्पेक्ट है, कहते हैं ना कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, जो सस्पेक्ट है, ठीक है। कहीं कोई मान लीजिए क्राइम हुआ है, उसमें पता नहीं चल पा रहा कि कौन कौन लोग हैं, ठीक है, मौकाए जो वारदात है, ठीक है, वहां पर पुलिस जाती है, कुछ पता नहीं चलता है पुलिस को, तो फिर संदेह के आधार पर पुलिस क्या करती है, छानबीन करती है, धरपकड़ करती है। तो सस्पेक्ट के आधार पर जो लोग मिलते हैं, पुलिस क्या करती है, उनको क्या किया जाता है, लीगल कस्टडी में लिया जाता है, ठीक है। कानून जो है उसको अपने हिरासत में लेता है। तो दो लोग हो गए, किनका रिलीज होता है, एक्यूज्ड का भी रिलीज होता है
और जो सस्पेक्ट हैं, जिसको जिनको जिनके ऊपर शक है, ठीक है, कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं, इन पर शक है, पुख्ता सबूत है, तो उन वो सस्पेक्ट उनकी भी गिरफ्तारी होती है, तो उनको भी जो रिलीज किया जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, बेल होता है, जमानत उनको रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब वो कंडीशन मैंने बताया ना कि सर्टेन कंडीशन, तो ये कंडीशन कौन देगा, यह कंडीशन दिया जाएगा किसके द्वारा, तो यह कंडीशन दिया जाएगा आपको ऑफिसर ऑफ कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, किसके, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और क्या कंडीशन उसमें होगी, तो उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ क्या होगा, बॉन्ड होगा या बेल बॉन्ड होगा, जैसा सिचुएशन होता है, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ नेचर ऑफ क्राइम जैसा भी होता है उसके हिसाब से कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर या तो बेल बॉन्ड या बॉन्ड पर उसको रिलीज करती है, ऐसे एक्यूज को या फिर जो सस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए बेल के बाद बेल बॉन्ड, ठीक है, तो बेल बॉन्ड आपका डिफाइन कहां पर है, तो सेक्शन 2D में डिफाइन है, ठीक है, 2D में डिफाइन है। सीआरपीसी में 2D में क्या था, कंप्लेंट था, ठीक है, अब इसमें 2H में आ गया है, खैर चलिए वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर दिया हुआ है आपका बेल बॉन्ड, ठीक है, तो बेल बॉन्ड कहाँ है, तो सेक्शन 2D में। अब ये क्या है, बेल बॉन्ड बेसिकली क्या है, एन अंडरटेकिंग, यह अंडरटेकिंग है, क्या है, बेल बॉन्ड क्या है, बेसिकली अंडरटेकिंग है, क्यों है, रिलीज विद सियोरिटी, इसमें क्या होता है बेल बॉन्ड में, विद सियोरिटी होता है, ठीक है, यानी आपको जमानतदार भी चाहिए, मैंने अगर कोई क्राइम किया है, ठीक है, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती है, अब कोर्ट से मेरा बेल होगा, जमानत होगा, तो कोर्ट मुझे एक कंडीशन लगाएगी कि आपको तभी रिलीज किया जाएगा जब आपके लिए 2 जमानतदार आएंगे, ठीक है, यानी 2 लोग आएंगे और आपका जमानतदार बनेंगे, ठीक है, जमानतदार बनेंगे। और जमानतदार का काम क्या होता है, तो ये गारंटी लेता है, ठीक है, गारंटी लिया जाता है इससे, क्यों, ताकि जो एक्यूज है, जो मामले की सुनवाई होती है उसमें वह हाजिर हो, ठीक है, गवाहों को न तो डराए न धमकाए, सबूतों से छेड़छाड़ न करे, जो मामले की सुनवाई होगी, ट्रायल होगा, केस की जो सुनवाई होगी उसमें उसको हर डेट पर हाजिर होना है, उसका पर्सनल अपीयरेंस होगा, तो ये सारे कंडीशंस दिए रहते हैं, ठीक है, और साथ में इसमें जमानतदार होते हैं। वहीं अगर हम बॉन्ड की बात करें, ठीक है, जब बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड क्या होता है, यह विदाउट सियोरिटी होता है, इसमें क्या है कि मैंने कोई, मान लीजिए मेरी गिरफ्तारी हुई है और मुझे कोर्ट के द्वारा रिलीज करना है, ठीक है, मुझे कोर्ट छोड़ती है जमानत के आधार पर, तो कोर्ट कहेगी कि आपको बॉन्ड भरना होगा, तो यहाँ बॉन्ड का मतलब हो गया पर्सनल बॉन्ड, यानी मेरे निजी मुचलके पर मुझे छोड़ा जाएगा, मुझे किसी और अन्य व्यक्ति को जमानतदार नहीं बनाना है। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया है, मुझे जमानत मिली है, तो मेरे ही निजी मुचलके पर मैं खुद बॉन्ड भरूंगा और मेरा साइन होगा, ठीक है, और मुझे छोड़ दिया जाएगा, ये नहीं कि मेरे मेरे जमानतदार किसी और अन्य व्यक्ति को बनाया जाएगा मुझे छोड़ने के लिए, नहीं। यह कब बनाया जाएगा, बेल बॉन्ड के माध्यम से। बॉन्ड में क्या है कि बस मेरा ही वहां पर अंडरटेकिंग होगा, जिसको पर्सनल अंडरटेकिंग कहते हैं, इसी को कहते हैं निजी मुचलका, ठीक है, इसी निजी मुचलके पर क्या होगा, मुझे रिलीज कर दिया जाएगा विदाउट सियोरिटी, विदाउट सियोरिटी, किसी भी जमानतदार की यहाँ आवश्यकता नहीं है, और मैं कोर्ट से वादा करूंगा कि जब जब मामले की सुनवाई होगी, ठीक है, वहां मैं क्या करूंगा, अपीयर होऊंगा, ठीक है, हो गया। अब हमने बेल पढ़ लिया सेक्शन 2B में, ठीक है, 2D में हमने पढ़ लिया बेल बॉन्ड और 2E में पढ़ लिया बॉन्ड, है ना। अब 2C जो बीच में आ रहा था इन दोनों के, 2B के बाद जो 2C आ रहा था वह क्या है, तो वह है आपका बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, एक है बेलेबल ऑफेंस, एक है नॉन बेलेबल ऑफेंस, यही 2 ऑफेंस है। अब बेलेबल ऑफेंस में क्या है वह आप देखिए, बेलेबल ऑफेंस मीन्स दोज ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंस मीन्स दोज ऑफेंसेस, पहले इसको डिफाइन कहा है, तो यह 2C में डिफाइन है, कहाँ है, यह याद रखिएगा 2C में, यह एकदम पूछा जाएगा, ठीक है, सेक्शन और अल्फाबेट में कौन सा सीक्वेंस है वह आपको ध्यान रखना, 2C में डिफाइन है आपका बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, यह दोनों 2C में ही आते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस मीन्स दोज ऑफेंसेस डेजिग्नेटेड एज बेलेबल, देखिए जो बेलेबल ऑफेंस होता है ना, बेलेबल ऑफेंस, इसको समझिए, कैसे समझिएगा कि कौन ऑफेंस बेलेबल है,
तो वह ऑफेंसेस अवेलेबल है जिसमें कि फर्स्ट शेड्यूल जो है, फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5 में दिया हुआ है कि कौन से ऑफेंसेस अवेलेबल है, कौन से ऑफेंसेस नॉन अवेलेबल है, यह दिया रहता है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के, यहां देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल के, ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके कॉलम 5 में दिया रहता है कि कौन से ऑफेंसेस आपके अवेलेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस आपके नॉन अवेलेबल हैं। ठीक है, यह दिया रहता है ना। कौन से ऑफेंसेज आपके अवेलेबल हैं और कौन से ऑफेंसेज आपके नॉन अवेलेबल। ये कहाँ दिया है, तो यह फर्स्ट शेड्यूल में दिया है। कहाँ दिया है, तो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बेल जो है आपका यहाँ पर अधिकार हो जाता है अवेलेबल ऑफेंस में। ठीक है, बेल क्या होता है, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, मैटर ऑफ राइट यहाँ पर। ठीक है, बेल यहाँ पे मिल जाता है। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामले में अगर ठीक इसके उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस भी कहाँ आपका दिया हुआ है, कैसे पहचानिएगा, तो फर्स्ट शेड्यूल, टोटल सेक्शन कितने, 531 सेक्शन है, उसका पेज पलटिएगा तो आपको फर्स्ट शेड्यूल मिलेगा, पूरा एक टेबल बना रहता है जिसमें फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5 में देखिएगा तो उसमें पता चल जाए कौन सा ऑफेंस अवेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन अवेलेबल है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा कोर्ट किस मामले की सुनवाई करेगा, पूरा लिस्ट दिया रहता है। तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें क्या होता है कि बेल जो है, बेल यहाँ पर कोर्ट जो है राइट नहीं आप दावा कर सकते हैं। यहाँ कोर्ट का क्या है, तो डिस्क्रिशन है, कोर्ट का यहाँ पर पावर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, डिस्क्रिशन हो जाता है। अब किस आधार पर कोर्ट बेल देती है, देखती है कि क्राइम का सीवियरिटी क्या है, नेचर ऑफ क्राइम, कोई गंभीर अपराध तो नहीं है, एक्यूज का क्रिमिनल जो रिकॉर्ड देखती है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट देखती है यहाँ पर कोर्ट की, उसका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकता है, इस तरह का। ठीक है, तो वैसी स्थिति में उनको देखती है कि कोर्ट की इसको अगर रिलीज करेंगे तो यह कोई थ्रेट तो नहीं है नेशन के लिए या सोसाइटी के लिए। तो यह सभी बातों को यहाँ पर कोर्ट कंसीडर करके तभी बेल ग्रांट कोर्ट के द्वारा इसमें किया जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आगे बात कर रहे थे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, हम लोग बात कर रहे थे ना हम लोग, कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए यहाँ पर है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, 2G में, कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है आपका 2G में डिफाइन है, और नॉन कॉग्निजेबल कहाँ है, तो 2O में डिफाइन है। तो GO, जियो से याद है ना, जियो, तो जियो को दिमाग में रखिएगा, जियो, जियो के जी में आपका कॉग्निजेबल है और ओ में क्या है, जियो के ओ में नॉन कॉग्निजेबल है, ऐसे ध्यान रखिए। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ठीक है, 2G में जो दिया हुआ है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ये बेसिकली क्या होता है, सीरियस ऑफेंस, ये गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, वेयर वेयर पुलिस ऑफिसर्स पजेस डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी। यहाँ पे पुलिस को जो है पावर दिया रहता है, क्या, कि पुलिस यहाँ पर गिरफ्तारी कर सकती है, पुलिस क्या कर सकती है, यहाँ पर गिरफ्तारी कर सकती है। ठीक है, कैसे गिरफ्तारी कर सकती है, विदाउट वारंट, मतलब अगर कोई अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध अगर कोई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को क्या कहते हैं, संज्ञेय अपराध, तो कोई संज्ञेय अगर अपराध है, ठीक है, संज्ञेय, संज्ञेय अपराध, ठीक है, कोई अपराध अगर संज्ञेय अपराध है तो वहां पर पुलिस क्या करती है, गिरफ्तार करती है, किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर पुलिस को गिरफ्तार कर लेगी। और वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं जो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, वही फर्स्ट शेड्यूल मैंने आपको पहले बताया था। जैसे बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, वैसे ही कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, तो अब जैसे यह जो इनका जो नेचर होता है, इसमें गिरफ्तारी क्यों होती है, क्योंकि जो क्राइम का जो नेचर होता है वो ग्रेव होता है, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, क्या होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, इसलिए इसमें पुलिस का जो इंटरवेंशन होता है, पुलिस इसमें डायरेक्ट इसलिए तुरंत इसमें आती है, ठीक है, ताकि यह जो ऑफेंस है, इसका जो अपराधी है वो कहीं भाग न जाए या और कोई दूसरा क्राइम न कर दे, इसलिए तुरंत पुलिस इमीडिएट इसमें एक्शन लेती है, क्या करती है, पुलिस एक्शन लेती है और इसमें गिरफ्तार करती है। ठीक है, इमीडिएट एक्शन ऑफ पुलिस होता है, क्या होता है, इमीडिएट एक्शन। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, इमीडिएट एक्शन होता है।
ठीक है, इमीडिएट एक्शन होता है। अब कौन कौन सा ऑफेंस है, तो मर्डर हो गया, रेप हो गया, रॉबरी हो गया, इस तरह के जो अपराध होते हैं ये गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं। ठीक है, अब वहीं आ जाइए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में। क्या है, तो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है कि आपका लेस सीरियस ऑफेंस होता है। यह तो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध, ठीक इसी के उल्टा अपोजिट, यह क्या होता है, तो लेस सीरियस ऑफेंस होता है। क्या होता है, लेस सीरियस ऑफेंस होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यह सेक्शन क्या है, सेक्शन 2O में दिया हुआ है। इसमें पुलिस ऑफिसर जो है ना, गिरफ्तार आपको नहीं कर सकती, बिना वारंट के पुलिस इसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ठीक है, नो अरेस्ट, नो अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, बिना वारंट के पुलिस इसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसलिए लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर्स लैक अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के पुलिस यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। ठीक है, या छोटे मोटे प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, माइनर असॉल्ट होता है, डिफामेशन होता है। ठीक है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, तो वही आपको कहलाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब देखिए एक और अंतर बताते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इसको लेकर जब आप थाने पर जाते हैं, ठीक है, सूचना देते हैं कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तो वहां पुलिस क्या करती है, तो FIR रजिस्टर्ड करती है। ठीक है, इसका सेक्शन क्या है, यह भी लगे हाथ देख लीजिए, सेक्शन 173 BNSS। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जब भी कोई संज्ञेय अपराध होता है वहां पुलिस थाने पर जाके सूचना देती है, ये पुलिस है। ठीक है, ये दरोगा जी हो गए। दरोगा जी क्या हुआ, दरोगा जी के पास हम गए, थाने पर गए और हमने बताया कि संज्ञेय अपराध हुआ, इस तरह का हुआ है, कोई मर्डर हो गया है, ठीक है, या कहीं कोई और रॉबरी, कोई लूट हो गया है। तो वहां पर क्या होगा कि FIR जो हम सूचना देंगे तो वहां क्या होगा, प्राथमिकी सूचना दर्ज होगी, उसी को हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इन शॉर्ट FIR। तो FIR हुआ सेक्शन 173 में। और वहीं अगर मैं बात करूं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, ठीक है, तो यहाँ FIR दर्ज नहीं होता, यहाँ FIR दर्ज नहीं होता, यहाँ क्या होता है, यह भी जान लीजिए, NCR। NCR को क्या कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। समझ गए ना, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसलिए कभी लोग कहते रहे हम गए थाने पर, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया। FIR दर्ज करने का पावर ही नहीं, अपराध कैसा है उसको भी तो देखती है। तो इसमें क्या करती है पुलिस, NCR रिपोर्ट दर्ज करती है, इसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट होता है लेक्चर को लेकर तो आप सवाल जरूर पूछिएगा, इस बात को मैं बता दे रहा हूँ आपको, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसमें है इन्वेस्टिगेशन और आपका इंक्वायरी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। थोड़ा सा कैमरा को मैं जूम कम कर देता हूँ। ठीक, इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी है आपका। क्या है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। ठीक है, तो 2K में दिया हुआ है इंक्वायरी और 2L में दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी कोर्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा या फिर मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो इंक्वायरी होता है। वहीं अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो यह किसके द्वारा किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो KL, एक क्रिकेटर है, बहुत फेमस क्रिकेटर है, KL राहुल, KL राहुल। तो KL राहुल में राहुल भूल जाइए, KL को आप याद रखिए। ठीक है, KL को याद रखिए, है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता, KL, ऐसे करके कनेक्ट कीजिएगा थोड़ा सा, ये ट्रिक है, इससे आपको याद रहेगा। KL राहुल पॉपुलर नाम है, तो KL से याद रखिए। तो 2K में क्या हो जाएगा, तो आपका इंक्वायरी हो जाएगा,
ठीक है। 2K में इंक्वायरी और 2L में आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। तो इंक्वायरी क्या है? तो एवरी प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय ए मजिस्ट्रेट। इंक्वायरी इज नथिंग बट एवरी प्रोसीडिंग, जो प्रक्रिया होती है किसके द्वारा प्रक्रिया की जाती है? तो यह किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, ठीक है। किस कानून के तहत? तो यही BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन इसमें इंक्वायरी में क्या होता है? ट्रायल नहीं आता है ना। और यह जनरली क्या होता है? तो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी किसके द्वारा किया जाता है? तो कोर्ट के द्वारा किया जाता है या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें ट्रायल को शामिल नहीं किया गया है। वहीं अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यह किसके द्वारा? 2L में, ठीक है। 2K में तो हो गया इंक्वायरी, 2L में क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन हो गया आपका। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो पुलिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर्स, ये किसके द्वारा? तो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है, या फिर ऑथराइज्ड पर्सन, जिसमें कि इसमें मैजिस्ट्रेट शामिल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जाता, या तो कोई अधिकृत कोई व्यक्ति है वह इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, और नहीं तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, भाई कोई अगर क्राइम हुआ है, मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, क्राइम के बाद क्या है? अपराध हुआ, FIR दर्ज होता है। तो FIR का पुलिस का काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। यही ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है। तो पुलिस का क्या काम होता है? इसमें पुलिस का काम होता है कि जो मामला है जिसको लेकर के FIR दर्ज हुआ है, उसको लेकर पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें एविडेंस, सबूत को इकट्ठा करेगी, गवाहों से पूछताछ करेगी, कोई हथियार का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, कोई रस्सी का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है कि नहीं है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हमने पढ़ा था, कोई एविडेंस तो नहीं है, उसको इकट्ठा करेगी, कोई सबूत मोबाइल में तो नहीं है, कुछ भी जो जो सबूत लगेगी उसको पुलिस क्या करेगी? उसको इकट्ठा करेगी, ठीक है। तो यह हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। उसका जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग को भी समझ लेते हैं। तो सेक्शन 2M में देखिएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग दिया हुआ है। क्या है? सेक्शन 2M में जुडिशियल प्रोसीडिंग दिया हुआ है। व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग? क्या आप समझते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग से? सेक्शन 2M में दिया हुआ है जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्या दिया हुआ है? तो प्रोसीडिंग्स वेयर एविडेंस इज। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है? इसमें एविडेंस लिया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें एविडेंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? इसमें एविडेंस लिया जाता है, ठीक है। एविडेंस जो होता है वह एविडेंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एविडेंस लिया जाता है। उसके बाद यह जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इसमें क्या होता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हमारा शामिल नहीं होता। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, इसमें जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है, ये अभी पढ़ा है ना हमने इन्वेस्टिगेशन, तो इस जुडिशियल प्रोसीडिंग में हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है यह शामिल नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मामले का ट्रायल होता है, सुनवाई होती है, वह जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद यही जुडिशियल प्रोसीडिंग डिसाइड करता है कि कौन सा मामला जुडिशियल है, कौन सा मामला जुडिशियल है, ठीक है, कौन सा मामला न्यायिक कार्रवाई है जुडिशियल, और कौन सा पुलिस का फंक्शन है, ठीक है, पुलिस का फंक्शन है। इसी जुडिशियल प्रोसीडिंग से हमें पता चलता है। कोर्ट में जो न्यायिक कार्रवाई होती है, न्यायिक प्रक्रिया होती है, वही जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। उसी का मतलब हो गया जुडिशियल प्रोसीडिंग, वो आपका सेक्शन 2M में दिया हुआ है। वहीं अगर बात करें ऑफिसर इन इंचार्ज, ठीक है, इसको डिफाइन किया गया 2R में। क्या है? सेक्शन 2R में डिफाइन किया गया है ऑफिसर इन इंचार्ज को, सेक्शन 2R में, ठीक है, सेक्शन 2R में इसको डिफाइन किया गया है ना। सेक्शन 2R में डिफाइन किया गया। इसमें क्या है? इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें बस ध्यान रखना है कि सेक्शन 2R में डिफाइन किया गया ऑफिसर इंचार्ज को। जनरली ये इस तरह के डेफिनेशन के जो सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, प्रोविजन होते हैं, हम भूल जाते हैं। तो ध्यान में रखिए ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर में R जो आता है ऑफिसर, ऑफिसर का R याद रखना है। तो 2R में आपका ऑफिसर इंचार्ज हो जाता है। उससे पहले क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो क्या 2M में डिफाइन है। 2M में जुडिशियल प्रोसीडिंग और ऑफिसर इंचार्ज आपका 2R में। देखिए एक बार ऐसे ही आप थोड़ा सा देखिएगा लेक्चर को, आपको चीज अपने आप विजुलाइज होगी, इसलिए मैं PPT पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें SHO जो होता है, थाना प्रभारी होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, वह होते हैं। अगर SHO रैंक का नहीं है, इंस्पेक्टर रैंक का कोई नहीं है, तो वैसी स्थिति में जो सब इंस्पेक्टर या SI रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें भी ऑफिसर इंचार्ज यानी थाना प्रभारी बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें कांस्टेबल रैंक के नहीं होते, हेड कांस्टेबल रैंक तक के तो होंगे, लेकिन उसमें कांस्टेबल नहीं होते हैं, ठीक।
अब देखिए, कंप्लेंट की बात करता था, 2H में आ गया ना, 2D में पहले हुआ करता था, यही कंप्लेंट जो है क्या हुआ करता था, 2D में हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था, तो 2D में हुआ करता था। अब क्या है, यहाँ पर नए कानून में क्या हो गया, यह 2H में आ गया। कहाँ आ गया, तो 2H में आ गया। ठीक है, तो कंप्लेंट कहाँ है, तो 2H में। तो कंप्लेंट बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई इस तरह का अपराध हुआ है, ठीक है, अब मैं थाने पर नहीं जाकर कोर्ट में जाता हूँ, कोर्ट में जाकर मैं केस करता हूँ, तो वही जो कोर्ट में जाकर केस करते हैं उसको क्या कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं। ठीक है, यही हो गया आपका कंप्लेंट। अब कंप्लेंट कैसे होता है, तो या तो मैं मौखिक रूप से भी दे सकता हूँ, ओरली भी दे सकता हूँ, या लिखित में भी दे सकता हूँ, एक आवेदन के माध्यम से भी, जिसे पिटीशन कहते हैं। तो एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, ठीक है, कोई अगर कोर्ट में जाके आपको मुकदमा करते हैं जिसमें आप एलिगेशन, आरोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, ओरली मौखिक रूप से या लिखित रूप से, किसको, तो बिफोर मैजिस्ट्रेट। क्यों देते हैं आप ये आवेदन, तो एक्शन लेने के लिए, ठीक है, कार्रवाई करने के लिए। जो अपराध हुआ है, ठीक है, मेरे साथ कोई किसी तरह का कोई घटना हुआ है, अपराध हुआ है, उसको लेकर मैं लिखित में या फिर मौखिक रूप से, वर्बली, ओरली, है ना, उसको मैं शिकायत देता हूँ। कहाँ, कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट साहब के पास। और उसके बाद क्यों देता हूँ, ताकि उस पर मजिस्ट्रेट साहब क्या करे, आदेश करे और एक्शन ले। लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पुलिस रिपोर्ट होता है, ठीक है, जो कंप्लेंट के मामले हैं, यहाँ पर जो पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट क्या है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है आपका। ठीक है, यह जो पुलिस रिपोर्ट है यहाँ पर कंप्लेंट में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, कंप्लेंट के बाद सीधे पुलिस रिपोर्ट है। तो 2H में तो हमने कंप्लेंट पढ़ लिया। अब यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट है आपका 2T में डिफाइन है, 2T में पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट, रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस टू मजिस्ट्रेट। इसमें क्या होता है कि जो पुलिस क्या करती है, देखिए कोई भी क्राइम होता है, अपराध होता है, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस का अगला काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, मामले की इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना। और उसके बाद पुलिस क्या करती है, एक रिपोर्ट कोर्ट में जमा करती है। उसी रिपोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है, उसी को कहा जाता है पुलिस रिपोर्ट। और ये आपका सेक्शन 2T में है। और यह रिपोर्ट किसको दिया जाता है, तो यह मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, जज साहब, उनको कोर्ट में जमा किया जाता है। ठीक है, और ऑफेंस कौन सा होता है, तो वही संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रिपोर्ट सबमिट होता है, ठीक है, यह रिपोर्ट किस सेक्शन के अंदर होता है, तो यह सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3। अब पुलिस रिपोर्ट में भी दो बातें आती हैं। ठीक है, इसको भी समझिए, पुलिस रिपोर्ट में दो बातें आती हैं। इसमें क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट में या तो जो पुलिस रिपोर्ट होगा, इसमें पुलिस पुलिस क्या करेगी, चार्जशीट करेगी, चार्जशीट। और यह चार्जशीट कब फाइल होता है, जब आपको एविडेंस मिलता है। ठीक है, यानी जिस मामले को लेकर FIR हुआ है, पुलिस पुलिस ने उस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि हाँ यह जो अपराध हुआ है इन इन व्यक्तियों, इन लोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो पुलिस को एविडेंस मिला, तो वैसी सिचुएशन में जैसे ही साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, पुलिस क्या करती है, आरोप पत्र, इसी चार्जशीट को कहा जाता है आरोप पत्र, दाखिल करती है। कहाँ, तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास। ठीक है, और अगर पुलिस को क्या होता है, एविडेंस नहीं मिलता है, तो वहां क्या करती है पुलिस, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है, क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, इसी चार्जशीट को हम क्या कहते हैं, चालान भी कहते हैं। ठीक है, तो पुलिस क्या करती है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। जब कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो यहां पुलिस क्या करती है, नो एविडेंस, नो एविडेंस का रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वारंट केस। ठीक है, वारंट केस और फिर समन्स केस और फिर विक्टिम। ठीक है, वारंट केस, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं, आपको फिट बैठेगा इसमें। वारंट केस हो जाएगा 2Z में वारंट केस हो गया। ठीक है, 2X में समन्स केस हो गया। और फिर विक्टिम के बारे में पढ़ेंगे 2Y में। तो समन्स केस कैसे केस होते हैं, इसको भी समझ। देखिए, समन्स केस है या वारंट केस है, इसी के आधार पर पता चलेगा कि जो समन्स केस, अगर कोई मामला कोई समन्स केस की कैटेगरी में आता है,
तो उसकी सुनवाई कैसे होगी, और कोई केस का नेचर वारंट केस है तो उसकी सुनवाई कैसी होगी, इसलिए इसको डिवाइड किया गया है समन्स केस में और वारंट केस में। इसी के आधार पर उस मामले का ट्रायल होता है। तो देखिए 2x में जो समन्स केस है, यह कौन से केसेस होते हैं, तो यह देखिए यह जो केस होते हैं इसमें 2 साल तक की सजा होती है। कितनी होती है, यह जो समन्स केस है इसमें जो पनिशमेंट होता है वो कितने दिन का होता है, तो पनिशमेंट होता है 2 ईयर्स का होता है। 2 साल तक का इसमें पनिशमेंट दिया होता है समन्स केस के मामले में, ठीक है। यह जो है छोटे मोटे प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, इसमें जो सजा मिलती है वह कम सजा मिलती है, और वो सजा कितना है 2 ईयर्स का, 2 साल या 2 साल से कम का इसमें सजा मिलता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं वारंट केस की, तो वारंट केस आपका 2Z में डिफाइन है वारंट केस। इसमें क्या है, ऐसे अपराध जिसमें कि डेथ, इसमें ऐसे अपराध जिसके लिए सजा जो है पनिशमेंट मिलता है, उसमें क्या है मृत्यु दंड है, जिसको हम डेथ पेनाल्टी भी कहते हैं, मृत्यु दंड हो गया, या उम्र कैद की सजा जिसे लाइफ इंप्रिजमेंट कहते हैं, या फिर ऐसे अपराध जिसमें कि सजा जो है आपको 2 साल से ज्यादा का हो, ठीक है। 2 ईयर्स नहीं, मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से ऊपर की सजा हो। इसमें तो 2 साल या 2 साल से, जैसे ही 2 साल होगा या 2 साल से कम होगा यह समन्स केस हो जाएगा। जैसे ही 2 साल से ऊपर, 2 साल नहीं 2 साल से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 2 साल 1 दिन हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका वारंट केस। समझ गए ना, तो ऐसे इन दोनों में डिफरेंस किया गया है, कैटेगराइज किया गया है समन्स केस और वारंट केस, ठीक है। अब विक्टिम क्या होता है, देखिए विक्टिम को कहां डिफाइन किया गया, तो सेक्शन 2Y में डिफाइन किया गया है। कहां, 2Y में डिफाइन किया गया है। पर विक्टिम कौन होता है, जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई अपराध हुआ, ठीक है, और मैं सफर कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई चोट लग गया है, या मुझे मेरे पर अटेम्प्ट टू मर्डर, जान से मारने का जो है प्रयास किया गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मैं यहाँ पर क्या हो गया, मैं हो गया विक्टिम हो गया, ठीक है। 2Y में इस विक्टिम को डिफाइन किया गया। अब वो विक्टिम कैसे उसको समझेंगे कि विक्टिम है, तो वह ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसको कि क्या हुआ है, लॉस हुआ है या इंजुरी हुआ है। लॉस का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई चोरी हुआ है तो यहाँ पर उसका लॉस हुआ ना, मेरा कोई पैसा चोरी कर लिया, कोई सामान चोरी कर, तो यहाँ क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ। एग्जाम्पल के लिए लॉस को समझते हैं थेफ्ट, थेफ्ट हुआ है मेरे साथ, ठीक है, चोरी। या इंजुरी, इंजुरी मान लीजिए कि यही अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ मेरे साथ, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, तो यह क्या होगा, मुझे चोट लगा, ठीक है, गंभीर चोट लगा। तो वैसी स्थिति में क्या है, जो एक्यूज्ड है, ठीक है, जो जिस व्यक्ति ने किया है मेरे साथ ऐसा, उसको क्या कहेंगे, एक्यूज्ड कहेंगे, ठीक है। उसके एक्ट या ओमिशन से क्या हुआ है, मुझे या तो लॉस हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, चोरी हुई है, या फिर उसके एक्ट से मुझे इंजुरी, मुझे चोट लगी है, ठीक है, तो मैं विक्टिम कहलाऊंगा, तब मैं विक्टिम हो गया। लेकिन मान लीजिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है चोट लगा हुआ है, इंजुरी हुई है, ठीक है, उसका नेचर ग्रेव है, तो मैं हॉस्पिटल में, अस्पताल में मैं एडमिट हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे मामले का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, मेरा जो मुकदमा है वो कौन लड़ेगा, पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, मान लीजिए मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, तो कौन वहां पर मेरे मामले को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो वह होगा मेरे फैमिली के, मेरे गार्जियन, विक्टिम्स गार्जियन, यानी मेरे गार्जियन होंगे, या फिर मेरे लीगल हियर होंगे, मेरे परिवार के लोग होंगे, बच्चे होते हैं, ठीक है, वो लोग होते हैं। क्यों होता है यह, ताकि यह इंश्योर करे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। मेरा जो अधिकार है, जो कानून ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, न्याय, जस्टिस की जो बात होती है, जस्टिस की जो बात होती है, न्याय की जो बात होती है, न्याय की जो बात होती है, उसी के लिए एक विक्टिम को यह राइट दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट सेक्शन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कानून में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, जिसको कि क्या किया गया है, जो कि जैसे कानून में डिफाइन, परिभाषित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए BNSS में कोई टर्म लिखा गया है, ठीक है, किसी टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे मान लीजिए गुड फेथ, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं गुड फेथ, ठीक है, गुड फेथ, ठीक है। अब गुड फेथ क्या है कि यहां पर डिफाइन नहीं है इस कानून में, ठीक है ना, गुड फेथ यहां पर डिफाइन नहीं है। तो यह गुड फेथ कैसे आएगा यहां पर, तो गुड फेथ आएगा अगर BNSS में यह डिफाइन नहीं है, ठीक है, BNSS में इस कानून में डिफाइन नहीं है गुड फेथ, तो या तो गुड फेथ जो हमारा BNS में लिया गया है, यानी
भारतीय न्याय संहिता, ये तो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें गुड फेथ डिफाइन नहीं है, तो बीएनएस में इसको डिफाइन किया गया है। इस गुड फेथ का डेफिनेशन जो बीएनएस में लिखा हुआ है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी को हम जो है, जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसका जो मीनिंग होगा, उसका मीनिंग हम कहां से लेंगे, तो मीनिंग लेंगे बीएनएस से लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए और कोई ऐसा टर्म है जो बीएनएस में भी डिफाइन नहीं है, तो हमारा आईटी एक्ट है, क्या है, आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, ठीक है। वहां पर जो टर्म डिफाइन किया गया तो वहां से इसकी हम मीनिंग लेंगे। यही बात का है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2, यानी ये रेफरेंस प्रोविजन है बेसिकली हमारा, ठीक है। ये क्या है, ये जो सेक्शन 2 का जो है सबसेक्शन 2 है, यह बेसिकली क्या है, यह हमारा रेफरेंस प्रोविजन है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 यह क्या है, तो यह रेफरेंस प्रोविजन है। रेफरेंस मतलब, ठीक है, कोई ऐसा डेफिनेशन है जो कि इस कानून में बीएनएसएस में नहीं दिया, तो इसका रेफरेंस कहां से लेंगे, इसका रेफरेंस हम बीएनएस से लेंगे, जो कि आपका आईपीसी को रिप्लेस करके आया। इसमें पनिशमेंट की बात होती है, किसकी बात होती है, पनिशमेंट की, सजा की बात होती है। या फिर हम आईटी एक्ट में अगर डिफाइन है, आईटी एक्ट 2000, तो वहां से इसकी हम मीनिंग लेंगे। एग्जाम्पल के लिए गुड फेथ जो है, गुड फेथ आपका डिफाइन नहीं है बीएनएसएस में, यह डिफाइन है बीएनएस में। गुड फेथ का जो मीनिंग है हम कहां से इस्तेमाल करेंगे, तो बीएनएस से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूं। कोई भी डाउट हो आज के इस लेक्चर को लेकर, किसी भी तरह का आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना ही नहीं, मेरा काम आपको समझाना है, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल मेरा यह काम ही है, मैंने जो ये पूरा सेटअप लगवाया है यह सिर्फ आपके लिए लगवाया है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, नमस्कार।